नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। नेपोलियन हिल की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच। इसका हिंदी अनुवाद है सोचो और अमीर बनो, सफलता के 13 सिद्धांत। हाँ, ये किताब तो वाकई एक लैंडमार्क है। लाखों लोगों ने पढ़ी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताब ही नहीं है, ये हिल के 20 साल से भी ज्यादा की रिसर्च का नतीजा है। सही कहा। उन्होंने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का अध्ययन किया था, है ना? एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड जैसे बड़े नाम। जी हाँ। और उनका दावा था कि भाई कामयाबी कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि कुछ तय नियम है, सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से मिलती है। तो एक तरह का साइंस ऑफ सक्सेस। कह सकते हैं। तो आज हम इन्हीं 13 सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। देखेंगे कि हिल के हिसाब से सफलता का ये नक्शा क्या है और क्या ये आज भी उतना ही काम का है। दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या वाकई सफलता कुछ सिद्धांतों को अपनाकर मिल सकती है। चलिए देखते हैं। पहला सिद्धांत और शायद सबसे अहम, हिल बताते हैं इच्छा। डिजायर। हाँ, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं, मतलब सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि एक धधकती हुई, एक जुनून वाली इच्छा। हिल कहते हैं हर बड़ी कामयाबी यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, एक बर्निंग डिजायर। हाँ, और इसे सिर्फ सोचने तक सीमित ना रखने के लिए हिल ने एक 6 कदमों वाला तरीका भी दिया है। अच्छा, वो 6 स्टेप्स। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। संक्षेप में बताएं तो पहला, आपको ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए वो रकम तय करें, एकदम स्पेसिफिक। कोई गोलमोल बात नहीं। दूसरा, सोचे कि इस पैसे के बदले आप देंगे क्या, मतलब कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, वैल्यू क्या देंगे। राइट, कुछ मुफ्त में नहीं मिलता। तीसरा, एक डेडलाइन, एक तारीख तय करें जब तक ये पैसा आपको चाहिए ही चाहिए। चौथा, एक पक्का प्लान बनाएं, और ये जरूरी है तुरंत काम शुरू करें, भले ही पूरी तरह तैयार न महसूस कर रहे हो। हाँ, परफेक्शन का इंतजार ना करें। बिल्कुल। पांचवा, ये सब कुछ रकम, बदले में क्या देंगे, तारीख, प्लान साफ साफ लिखें। लिखना जरूरी है। और छठा, जो शायद सबसे अनोखा है, इस लिखे हुए बयान को रोज 2 बार पढ़ें, सुबह उठते ही, रात सोने से पहले। और सिर्फ पढ़े नहीं। हाँ, जोर से पढ़ें, और पढ़ते हुए ये महसूस करें, ये यकीन करें कि वो पैसा आपके पास आ चुका है। और यहीं पर ये बहुत पावरफुल हो जाता है। ये सिर्फ कोई विश लिस्ट नहीं है। नहीं। ये 6 कदम, खासकर वो रोज दोहराना और उसे महसूस करना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा असर डालता है। ये आपके दिमाग को लेजर की तरह उस एक लक्ष्य पर फोकस कर देता है। फोकस। हाँ, ये जुनून वाली इच्छा और लगातार दोहराव, ये असल में आपके अवचेतन मन को, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने जैसा है। प्रोग्रामिंग? हाँ। अच्छा। हाँ, ये आपको अंदर से एक्शन लेने के लिए तैयार करता है, और सही मायने में यही अगले सिद्धांत की नींव है, विश्वास की। बिल्कुल। तो अगला यानी दूसरा सिद्धांत है विश्वास, फेथ। हिल के हिसाब से विश्वास वो चिंगारी है, वो कैटलिस्ट है जो इच्छा को हकीकत में बदलता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इसे कोई रहस्यमयी चीज नहीं मानते। वो कहते हैं इसे बनाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, इसे कल्टिवेट किया जा सकता है। और कैसे? ये पहले सिद्धांत से कैसे जुड़ता है? ये सीधे जुड़ता है। जैसा अभी कहा, जब आप अपनी लिखी हुई इच्छा को उन 6 कदमों के साथ रोज दोहराते हैं, खासकर पूरे यकीन और भावना के साथ, तो आप उस विचार को अपने अवचेतन मन में, अपने सबकॉन्शियस में रोप रहे होते हैं, बीज की तरह। हाँ, बिल्कुल। हिल का मानना था कि बार बार दोहराने से ये इच्छा धीरे धीरे एक अटूट विश्वास बन जाती है। ओके। और एक बार ये विश्वास मजबूत हो गया तो आपका अवचेतन मन खुद ब खुद ऐसे आइडिया, ऐसे प्लान, ऐसे मौके आपकी तरफ लाने लगता है जो उस लक्ष्य को पाने में मदद करे। अच्छा, मतलब सबकॉन्शियस माइंड मदद करने लगता है। हाँ, हिल का यही तर्क था कि हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वासों पर काम करता है। वो लॉजिक नहीं लगाता, बस विश्वास को हकीकत बनाने में जुट जाता है। तो फिर ये विश्वास जगाने का, या कह लें अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका क्या है? यही तीसरा सिद्धांत आता है, आत्म सुझाव। ऑटो सजेशन। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, इसका मतलब क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचना है? ये पॉजिटिव सोचने से एक कदम आगे है। वैसे आत्म सुझाव वो पुल है, वो चैनल है जिससे हम अपने चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के विचारों को सीधे अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। अच्छा। वो जो पहले सिद्धांत में इच्छा को लिखकर रोज दोहराने की बात थी ना,
हाँ। वो असल में आत्म सुझाव का ही एक प्रैक्टिकल तरीका है। ओके। हिल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमारा अवचेतन मन ये फर्क नहीं करता कि आप उसे अच्छा विचार दे रहे हैं या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक। वो भेद नहीं करता। नहीं, वो तो बस उस सुझाव को पकड़कर उस पर काम करने लगता है। हाँ। इसीलिए जानबूझकर सकारात्मक इच्छाओं और विश्वासों को दोहराना इतना जरूरी है। वरना हमारे डर, हमारी शंकाएं वो नकारात्मक सुझाव अपने आप जगह बना लेते हैं। हाँ। और फिर सबकॉन्शियस उन्हें हकीकत बनाने में लग जाता है। हाँ, तो ऑटो सजेशन का मतलब है कि आप अपने दिमाग के ड्राइवर सीट पर बैठते हैं, वरना डर और शक उसे चलाते रहेंगे। ठीक है, तो इच्छा हुई, विश्वास जगाया और ऑटो सजेशन से उसे पक्का किया। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, एक्शन तो लेना पड़ेगा। यहीं पर चौथा सिद्धांत आता है, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, हाँ। हिल यहाँ बहुत साफ कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी जानकारी सब चीज की होना, मतलब जनरल नॉलेज, उससे बड़ी कामयाबी या पैसा नहीं बनता। सही कहा। उनका मानना था कि बड़ी सफलता के लिए आपको किसी एक खास फील्ड में गहरी, एकदम पक्की जानकारी और समझ हासिल करनी होगी। स्पेशलाइजेशन जरूरी है। और ये सिर्फ डिग्री लेना में ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है लगातार सीखते रहना, तजुर्बा हासिल करना और अपनी चुनी हुई फील्ड में क्या नया हो रहा है उससे हमेशा अपडेटेड रहना। लेकिन यहाँ एक और बात बहुत जरूरी है जो हिल कहते हैं, सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है। अच्छा। ज्ञान अपने आप में शक्तिहीन है, पावरलेस है। तो शक्ति कैसे आती है? शक्ति तब आती है जब उस ज्ञान को आप ऑर्गेनाइज करें, उसे एक प्लान में डालें और किसी तय लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करना जरूरी है। हाँ, सवाल ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, सवाल ये है कि आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ज्ञान का इस्तेमाल, और यहीं शायद कल्पना का रोल आता है। पांचवा सिद्धांत है कल्पना, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, बिल्कुल। इसे मन की कार्यशाला कहते हैं, वर्कशॉप ऑफ द माइंड, जहां सारे प्लान बनते हैं। हाँ, जहां इच्छाओं को रूप दिया जाता है। उन्होंने 2 तरह की कल्पना बताई थी, है ना? जी हाँ, 2 तरह की। पहली है कृत्रिम कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें हम पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स या प्लान्स को नए तरीकों से जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। अच्छा, जैसे मिक्स एंड मैच? हाँ, कह सकते हैं। ज्यादातर नई चीजें, नए बिजनेस मॉडल इसी तरह की कल्पना से जन्म लेते हैं, मौजूदा चीजों का नया कॉम्बिनेशन। और दूसरी है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। हिल इसे ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। क्रिएटिव इमेजिनेशन? हाँ, ये वो है जहां से एकदम नए, मौलिक विचार आते हैं। अचानक कोई प्रेरणा मिलना, कोई इंट्यूशन, जिसे हम यूरेका मोमेंट कहते हैं। हिल का तो यहाँ तक मानना था, और ये उनके दर्शन का थोड़ा गहरा हिस्सा है, कि रचनात्मक कल्पना हमें उस चीज से जोड़ती है जिसे वे अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस या ब्रह्मांड की सामूहिक ज्ञान ऊर्जा कहते थे। वो ये तो काफी डीप है। हाँ, कामयाब लोग अपनी इसी कल्पना शक्ति से मुश्किलों के हल और आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढते हैं, ऐसा उनका मानना था। कल्पना तो ठीक है, बड़े अच्छे आइडिया आ सकते हैं, पर उन्हें हकीकत कैसे बनाएं? सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। नहीं होगा। यहीं पर अगला सिद्धांत, छठा सिद्धांत काम आता है, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिल्कुल। इच्छा कितनी भी तेज हो, कल्पना कितनी भी ऊंची उड़ान भरे, बिना एक ठोस प्रैक्टिकल प्लान के वो सब हवा में ही रह जाएगा। सही बात है। संगठित योजना का मतलब है अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे, मैनेजेबल करने लायक कदमों में तोड़ना, एक रोड मैप बनाना। और यहीं पर हिल एक बहुत ही काम की सलाह देते हैं। क्या? एक मास्टरमाइंड समूह बनाने की। मास्टरमाइंड, ये क्या होता है? इस पर हम आधे 9वें सिद्धांत में डिटेल में बात करेंगे, पर संक्षेप में ऐसे भरोसेमंद और काबिल लोगों का एक ग्रुप बनाना जो आपकी योजना को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकें, अपने ज्ञान अनुभव से। अच्छा, दूसरों की मदद लेना। ठीक है, लेकिन पहले कल्पना और योजना के रिश्ते को थोड़ा और साफ करें। हाँ, जरूर। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे कैसे? कल्पना आपको दिखाती है कि क्या संभव है, वो मंजिल दिखाती है, रास्ते सुझाती है, जबकि संगठित योजना ये तय करती है कि कैसे उस मंजिल तक पहुंचा जाए। वो कल्पना को जमीन पर उतारने का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, तो कह सकते हैं कि कल्पना इंजन है तो योजना स्टीयरिंग व्हील और गियर बॉक्स है। बिना योजना की कल्पना सिर्फ एक ख्वाब बन के रह जाती है, डे ड्रीमिंग। समझ गया। ठीक है, प्लान बन गया, अब क्या? 7वां सिद्धांत आता है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। हाँ, यहाँ हिल एक बड़ी थोड़ी अजीब सी बात कहते हैं।
क्या? कि कामयाब लोग आमतौर पर फैसले जल्दी लेते हैं अच्छा। और अगर उन्हें बदलना हो तो बहुत सोच समझकर और धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि जो लोग असफल होते हैं वो अक्सर फैसले लेने में बहुत देर लगाते हैं, सोचते रहते हैं और फिर उन्हें झट से बदल भी देते हैं। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है ना, पर इसके पीछे एक गहरी वजह है। क्या वजह है? जल्दी और पक्के निर्णय लेने की क्षमता वो टालमटोल और शक को खत्म कर देती है। प्रोक्रास्टिनेशन और डाउट। हाँ, ये आपको एक दिशा देती है और आगे बढ़ने की रफ्तार बनाए रखती है, मोमेंटम। जो लोग फैसले लेने में हिचकिचाते हैं वे अक्सर दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और कभी एक रास्ते पर टिक ही नहीं पाते। अच्छा। हिल ने पाया कि हेनरी फोर्ड जैसे लोग अपने फैसलों पर चट्टान की तरह अड़े रहते थे। ये दिखाता है कि उनमें अपने लक्ष्य और अपनी योजना पर कितना गहरा विश्वास था। फैसला ले लिया लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। बिल्कुल आएंगी। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। यहीं पर 8वां सिद्धांत आता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। यानी टिके रहना, लगे रहना, हार न मानना। परसिस्टेंस। हाँ, ये तो शायद सबसे जरूरी गुणों में से एक है। ये वो गोंद है जो सब कुछ जोड़ कर रखती है। मतलब दृढ़ता का मतलब है शुरुआती नाकामयाबियों, आलोचनाओं, मुश्किलों या बस थकावट के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटे रहना। गिव अप न करना। हिल ने इसे इच्छा शक्ति और विश्वास का सीधा नतीजा मानते थे। अच्छा, कैसे? जब आपकी इच्छा एक जुनून बन चुकी हो और आपका विश्वास अटूट हो तो दृढ़ता अपने आप आती है। आप आसानी से हार नहीं मानते। ओके। उनका साफ कहना था कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता की कमी होती है, इच्छा शक्ति की नहीं। वो पहली या दूसरी मुश्किल पर ही रास्ता छोड़ देते हैं, मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। बिना मजबूत इच्छा और विश्वास के पहली बड़ी चुनौती पर ही गाड़ी रुक जाती है। तो निर्णय और दृढ़ता का भी गहरा नाता हुआ फिर। बिल्कुल गहरा। आप फैसला लेते हैं, वो पहला कदम है, लेकिन उस फैसले पर टिके रहना, खासकर जब मुश्किलें आएं, वो दृढ़ता है। एक दृढ़ निर्णय तभी असरदार होता है जब उस पर टिके रहने की दृढ़ता हो। ये दोनों गुण मिलकर ही इच्छा को हकीकत बनाने की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब उस मास्टरमाइंड वाले आइडिया पर वापस आते हैं जो आपने पहले मेंशन किया था, 9वां सिद्धांत। हाँ, मास्टरमाइंड। ये सुनने में थोड़ा फैंसी सा लगता है। क्या ये सिर्फ स्मार्ट लोगों का कोई क्लब है? नहीं, क्लब से ज्यादा है ये। मास्टरमाइंड हिल के सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्या है ये असल में? इसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक तय लक्ष्य को पाने के लिए पूरे तालमेल और सहयोग के साथ मिलकर काम करते हैं। तालमेल और सहयोग, हार्मनी। हाँ, हार्मनी शब्द बहुत जरूरी है। ये सिर्फ स्मार्ट लोगों का जमावड़ा नहीं, बल्कि ऐसे लोगों का समूह है जिनके बीच एक खास सद्भाव हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो और लक्ष्य कॉमन हो। अच्छा। इल्फ का मानना था, और ये भी उनके खास विचारों में से एक है, कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग इस तरह तालमेल में काम करते हैं तो एक तीसरी अनदेखी दिमागी शक्ति पैदा होती है, एक थर्ड माइंड। तीसरी शक्ति? हाँ, जो अकेले किसी भी दिमाग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और क्रिएटिव होती हैं। इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? प्रैक्टिकल फायदे बहुत सारे हैं। सोचिए, जब अलग अलग हुनर, तजुर्बे और नजरिए वाले लोग एक कॉमन लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो मुश्किलों के हल ज्यादा आसानी से निकलते हैं, है ना? नए आइडियाज आते हैं, ज्यादा बेहतर प्लान बनते हैं। सही, अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं। बिल्कुल, हर सदस्य दूसरे के ज्ञान, अनुभव और यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट्स का भी फायदा उठा सकता है। रिसोर्सेज पूल हो जाते हैं। तो ये असल में कलेक्टिव इंटेलिजेंस को काम में लाने का एक तरीका है। हाँ बिल्कुल, सामूहिक बुद्धिमत्ता, जिससे लक्ष्य तक पहुंचने की रफ्तार और संभावना दोनों बढ़ जाती हैं। समझ गया। तो बाहरी मदद के लिए मास्टरमाइंड हो गया। अब हिल हमें फिर से अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। 10वां सिद्धांत है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड। इसे हिल हमारा सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा एलाय कहते हैं। साथी कैसे? वो इसे एक तरह का, मान लीजिए, कमांड सेंटर या इंजन रूम मानते थे। अच्छा। उनका कहना था कि हमारा अवचेतन मन हमारे सभी विचारों, विश्वासों और भावनाओं का भंडार है, एक तरह की हार्ड ड्राइव। ये बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना लॉजिक लगाए हमारे चेतन मन से आने वाले विचारों को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, डर वाले हों या हिम्मत वाले। जो भी हम सोचते हैं वो उसे मान लेता है। हाँ, खासकर जब वो भावना और विश्वास के साथ दोहराए जाएं, और फिर ये अपनी जबरदस्त ताकत लगाकर उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। अच्छा। जैसा हमने ऑटो सजेशन में बात की थी, ये एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। सकारात्मक दिशा देना
ऑटो सजेशन के जरिए इतना जरूरी है। ताकि सबकॉन्शियस सही चीजों पर काम करे। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है 11वां सिद्धांत, मस्तिष्क, द ब्रेन। ये थोड़ा अजीब लगता है। हिल इसकी तुलना एक रेडियो स्टेशन से करते हैं। हाँ, ये हिल का थोड़ा अलग और शायद ज्यादा दार्शनिक विचार है। मतलब? वो मानते थे कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने समझने का अंग नहीं है, बल्कि ये विचारों की तरंगों को भेजने यानी ट्रांसमिट करने और पकड़ने यानी रिसीव करने वाला एक स्टेशन भी है। विचारों की तरंगें, वाइब्रेशंस। कुछ वैसा ही। उनका सिद्धांत था कि जब हम पूरी शिद्दत से, पूरे फोकस के साथ किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे अपनी इच्छा, अपना लक्ष्य, तो हमारा दिमाग उन विचारों को ब्रह्मांड में भेजता है और साथ ही वैसे ही विचारों या उनसे जुड़े मौकों और लोगों को अपनी तरफ खींचता भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही लगता है। चाहे हम इसे बिल्कुल लिटरल सेंस में लें या एक रूपक, एक मेटाफर की तरह, ये इस बात पर जोर देता है कि हमारी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करने में, फोकस करने में कितनी ताकत है। फोकस की ताकत। हाँ, और ये हिल के उस अनंत प्रज्ञा या इन्फिनिट इंटेलिजेंस वाले विचार से भी जुड़ता है। ठीक है। और आखिर में 12वां सिद्धांत, छठा इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस। इसे हिल ने ज्ञान का सबसे ऊंचा शिखर कहा है, पीक। ये क्या है, कोई जादू टोना? नहीं, जादू टोना तो नहीं, पर ये हिल के सिस्टम का सबसे ऊंचा और शायद सबसे रहस्यमयी, सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है। तो क्या है ये सिक्स्थ सेंस? छठी इंद्रिय का मतलब है बिना किसी साफ वजह के, बिना तर्क या जानकारी के अचानक कोई सही ज्ञान मिलना, कोई अंतर्दृष्टि, कोई इंट्यूशन या प्रेरणा मिल जाना। गट फीलिंग। हाँ, गट फीलिंग कह सकते हैं, या इंट्यूशन। हिल मानते थे कि ये तब विकसित होती है जब कोई इंसान पहले के 11 सिद्धांतों पर महारत हासिल कर लेता है। अच्छा, ये अपने आप नहीं आती? नहीं, खासकर जब वो अवचेतन मन और रचनात्मक कल्पना का सही इस्तेमाल करना सीख लेता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप सीधे सीधे पा सकें। ये बाकी सिद्धांतों पर अमल करने का नतीजा है, एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। ओके। ये वो अवस्था है जहां आप, हिल के शब्दों में, अनंत प्रज्ञा से सीधे जुड़ जाते हैं। आपको जवाब या आइडिया सीधे मिलने लगते हैं। तो ये आखिरी के कुछ सिद्धांत, अवचेतन मन, मस्तिष्क, छठी इंद्रिय, ये तो काफी गहरे हैं। शायद कुछ लोगों के लिए इन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो। हाँ, ये जरूर हिल के दर्शन के ज्यादा गहरे, ज्यादा आध्यात्मिक या कहें कि मेटाफिजिकल पहलू है। ये इस विचार पर टिके हैं कि हमारा मन सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी शक्ति या चेतना, एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। तो क्या इन्हें मानना जरूरी है सफलता के लिए? देखिए, कोई इन्हें सीधे तौर पर माने या सिंबॉलिक तौर पर, इनका निचोड़ ये है कि हमें अपने अंदर की शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे अपने दिमाग में कितनी अनदेखी क्षमताएं छिपी हो सकती हैं, जिनका हम शायद इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। सही कहा, पोटेंशियल। हाँ, अनटैप्ड पोटेंशियल। तो अगर हम इन सभी 13 सिद्धांतों को एक साथ रख के देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? हिल का असली संदेश क्या है? निचोड़ ये है मेरे ख्याल से कि सफलता, खासकर बड़ी आर्थिक सफलता, कोई किस्मत या संयोग की बात नहीं है। ये एक्सीडेंटल नहीं है। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जिसका पालन किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत होती है एक धधकती हुई इच्छा से। फिर उस इच्छा को विश्वास और सकारात्मक आत्म सुझाव से लगातार सींचा जाता है, उसे मजबूत किया जाता है। और फिर उसे हकीकत बनाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। खास ज्ञान हासिल करना, कल्पना का इस्तेमाल करके एक ठोस प्लान बनाना। चलिए, और इस प्लान पर टिके रहने का पक्का फैसला लेना, निर्णय। फिर रास्ते में आने वाली हर मुश्किल और नाकामी से लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए, परसिस्टेंस। हाँ, और इस सफर में तेजी और मदद के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप का साथ लेना, दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करना, और आखिर में अपने अंदर की शक्तियों का इस्तेमाल करना। बिल्कुल, अपने अवचेतन मन को सही डायरेक्शन देना, मस्तिष्क की एकाग्रता यानी फोकस को बढ़ाना, और धीरे धीरे अपनी इंट्यूशन, अपनी छठी इंद्री को विकसित करना। इन सब का इस्तेमाल करके इस पूरी प्रक्रिया को और असरदार बनाना। तो ये एक पूरा पैकेज है। हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पैसा कमाने का फॉर्मूला नहीं है, भले ही किताब का नाम ये कहता हो। अच्छा। असल में ये एक खास तरह की मानसिकता बनाने के बारे में है, एक माइंडसेट शिफ्ट लाने के बारे में है। सोचने का तरीका बदलना। हाँ, एक ऐसा नजरिया जो आपको जिंदगी के किसी भी मैदान में,
चाहे वो आपका काम हो, आपके रिश्ते हों या आपका अपना पर्सनल ग्रोथ हो, कामयाब होने में मदद कर सकता है। जैसा कि हिल ने कहा, और ये शायद उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। योर थॉट्स आर योर ग्रेटेस्ट एसेट। बिल्कुल। इन सिद्धांतों को जानने के बाद यकीनन अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक नया नजरिया, एक नया फ्रेमवर्क मिलता है। हाँ, ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपनी दिमागी ताकत का, अपनी मेंटल फैकल्टीज का कितना कम इस्तेमाल करते हैं। शायद बहुत कम। और शायद यही सबसे बड़ा टेक अवे है इस किताब का, कि हमारे अंदर क्षमताएं बहुत हैं, जरूरत है उन्हें सही दिशा देने और इस्तेमाल करने की, उन्हें जगाने की। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। पूछिए। अगर कामयाबी सचमुच इन सिद्धांतों को अपनाने पर निर्भर करती है, जैसा हिल इतने यकीन से कहते हैं, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में वो कौन सी एक सबसे बड़ी रुकावट या आदत है जिसे हमें सबसे पहले पहचानना और हटाना होगा, ताकि हम इन सिद्धांतों को असरदार तरीके से लागू कर सकें? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।